अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेके आए हैं एससीसी टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन, जिसमें हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें हमारा सिलेबस था बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 50 degree centigrade expands from 2.5 liter to 3.5 liter। तो इनिशियल वॉल्यूम है 2.5 लीटर और एक्सपेंशन हो रहा है अप टू 3.5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और वह है 4 atm। द वर्क डन बाय द गैसेस, गैस कितना वर्क करेगा, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी। ये आपका वर्क का फॉर्मूला, लेकिन कब, जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 4 atm माइनस 4 atm आएगा 4 atm, और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बेटा 3.5 2.5, इनका जो डिफरेंस है वो होगा 1, इट्स 1 लीटर। तो आंसर कितना आएगा माइनस 4 atm लीटर। तो ये आएगा हमारा atm लीटर इसका आंसर। बट हमें जो आंसर्स दिए वो दिए बेटा जूल्स में दिए आंसर। तो हम लिखेंगे माइनस 4 atm लीटर के बदले हम लिखेंगे 101.3 जूल। 1 atm लीटर होता है 101.3 जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा, दैट्स वुड इक्वल टू माइनस 405.2 जूल्स। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट्स माइनस 405.2 जूल्स, माइनस 405.2 जूल्स। देखिए क्या लिखा है, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से प्रेशर इंटेंसिव होता है, टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, डेंसिटी भी इंटेंसिव होता है, और जो वॉल्यूम होगा दैट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Standard molar enthalpy of formation of which of the given substances 0 at 298 Kelvin। किसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो जीरो होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है बेटा एलिमेंट्स का इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है, इनमें से एलिमेंट है कार्बन भी और इनमें से एलिमेंट है ब्रोमीन भी। लेकिन कार्बन का जो दिया वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया, ग्रेफाइट नहीं दिया, डायमंड दिया। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 298 केल्विन, या जिसको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म, वो होता है ग्रेफाइट। तो ये डायमंड दिया, ये नहीं आएगा। लेकिन ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ब्रोमीन लिक्विड होता है, इससे थर्ड पार्ट आएगा आंसर। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हमें बेटा 2x गैशियस प्लस 3y गैशियस गिव्स x2y3 गैशियस इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू, इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच आपको दिया वो दिया माइनस 4.5 किलो कैलोरी। आपको इसका डेल्टा एस भी दिया हुआ है माइनस 10 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन। हमें क्या लिखा है, देन डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन वुड बी, डेल्टा जी का रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, और उसका भी आंसर दिया है किलो कैलोरीज में। आंसर दिया है किलो कैलोरीज में, तो पहले हम कैलोरीज में निकालेंगे, किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी का इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस कर लेंगे हम टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस हम ऐसे लिखेंगे। तो डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, -4.5, -4.5। बट यहाँ पे पहले कैलोरीज में होगा, हम पहले इसको कैलोरीज में लेंगे, इंटू कर लेंगे, फिर किलो के बदले 10⁻³ माइनस क्या कर लेंगे उसके बाद, माइनस टी टेम्परेचर कितना है 300, इंटू कर लेंगे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, वो है -10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा -10, उसका दिया है कैलोरीज में आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा -4.5 इंटू 1000, दैट इज -4500 4500। माइनस आएगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, माइनस माइनस जो बनेगा बनेगा प्लस। तो ये बनेगा बेटा, ये जो वैल्यू जो होगा 30 इंटू जो 10 आएगा, और देखो बेटा 10 के बराबर है 300, बेटा यहाँ पे 300 है, 300 इंटू 10 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3000, तो आएगा 3000 के बराबर। जरा इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा, -1500 डिफरेंस आएगा, -1500 कैलोरीज। बट हमारा जो आंसर दिया वो किलो कैलोरीज में दिया है, तो हम उसको अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे, हम उसको लिखेंगे बेटा -1.5 किलो कैलोरी। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी -1.5 किलो कैलोरी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, में से स्टेट फंक्शन कौन नहीं है, मतलब जिसका वैल्यू जो होगा वो स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रहा है। पहला लिखा है एंथैल्पी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। यू इज द इंटरनल एनर्जी, इट इज द स्टेट फंक्शन। H माइनस टी एस होता है जी, जी गिव्स फ्री एनर्जी विच इज अ स्टेट फंक्शन। बट इसमें W लिखा है वर्क, वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन होता है। फॉर द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रिएक्शन हमें दी हुई है, हमें सिर्फ ये पहचानना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ये हमारा रिएक्शन। इस रिएक्शन में पहली बात है, एक हैबर्स प्रोसेस दिया है, अमोनिया बनना है। तो इसमें जो डेल्टा एच होगा वो तो नेगेटिव होगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो डेल्टा एच वुड बी लेस देन जीरो, डेल्टा एच आएगा लेस देन जीरो। बट इस रिएक्शन में हमें ये भी लिखा है डेल्टा एस क्या होगा, तो डेल्टा एस क्या होगा,
देखिए यहाँ से इसका डेल्टा एन जी देखिए आप, इसमें से रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसका 1 और इसका 3, 4 मोल कंबाइन हो रहे हैं। तो 4 मोल गैस से बन कितने रहे हैं, 2 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं। जितने गैस के मोल्स ज़्यादा होंगे उतना एंट्रोपी ज़्यादा होगा, तो जितने गैस के मोल्स कम होंगे उनकी एंट्रोपी कम होगी। तो पहले इसके एंट्रोपी ज़्यादा होगी क्योंकि 4 मोल ऑफ गैस है पहले प्रेजेंट रिएक्ट, उसके बाद बन कितने रहे हैं, 2 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं, तो एन जी का वैल्यू, मोल्स ऑफ गैस जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो एंट्रोपी का वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंट्रोपी वुड बी नेगेटिव। तो इसका डेल्टा एच भी होगा लेस देन जीरो, डेल्टा एच भी लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे देखिए डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच भी होगा लेस देन जीरो, ये आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ A2 B2 एंड A2 B3 आर, एंट्रोपीज आपको दिए हैं, किस किस के दिए हैं, A2 के भी दिए हैं, B2 के भी दिए हैं और A2 B3, इनका वैल्यू दिया 50, 20 एंड 60, याद रखना यूनिट पे ख्याल रखना, इट इज जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन, अब हमें एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, रिएक्शन हमारा जो है ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चीज़ें दी है, इसका डेल्टा एच हमें दिया है, डेल्टा एच नॉट इज दिस, टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी। अगर इस रिएक्शन को हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है तब टेम्परेचर कितना होगा, देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालूंगा, डेल्टा एच आपको वैल्यू दिया, आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दिए तो डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब ये रिएक्शन हमें वहीं से दिया है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर, ये जो डेल्टा एच है ये यहाँ आएगा, ये बनेगा माइनस डेल्टा एच, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो डेल्टा एच आएगा बराबर किसके, टी डेल्टा एच के बराबर। तो टेम्परेचर किसके बराबर आएगा, टी, ये वाला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का वैल्यू देखेंगे हम बेटा, टी क्यू जो होगा, टी क्यू हमें टेम्परेचर ही निकालना है, तो डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा एच दिया -7.5, -7.5, पर जो आंसर दिया वो किलो जूल्स में दिया, तो के बदले हम लिखेंगे 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3 यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इंटू 10⁻3 यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे हम डेल्टा एस का वैल्यू, डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा। अब डेल्टा एस का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है 1, अब देखिए वहाँ पे प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है 1, A2 B3 की एंट्रोपी कितनी है, देखो A2 की दी है 50, B2 की दी है 20, A2 B3 की कितनी दी है 60, तो मैं लिख दूंगा 60 यहाँ पे, 60 माइनस, उसके बाद देखिए क्या कर लेंगे, जरा इसका देखिए 3/2 B2, B2 की एंट्रोपी कितनी दी है, वो दी है 20 के बराबर, तो आप लिखेंगे 3/2 इंटू 20, 3/2 इंटू 20 विच इज इक्वल एक्चुअली इक्वल टू 30। उसके बाद क्या कर लेंगे प्लस किसकी एंट्रोपी, A2 की एंट्रोपी, A2 की एंट्रोपी कितनी दी है, वो 50 के बराबर दी है, वो होगा 50 के बराबर। जरा देखिए टी क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना बनेगा बेटा 7500, डिवाइड क्या कर लेंगे 60 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 3 इंटू वो बनेगा 30 प्लस 50 वो बनेगा बेटा 80 के बराबर, सो वी राइट -7500 डिवाइड कर लेंगे हम -20, तो माइनस माइनस कटेगा, तो ये देखिए 0 0 कटेगा, 750/2 जो हो गया दैट्स इक्वल टू 375 केल्विन। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, द टेम्परेचर मस्ट बी 375 केल्विन, 375 केल्विन इज द आंसर। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस बनना है एट ऑल टेम्परेचर्स, तब आपको क्या करना पड़ेगा, विच आर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा सबसे करेक्ट। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, पहली बात है कि उसमें एनर्जी जो होनी चाहिए, डेल्टा एच का वैल्यू जो होना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए, और उसमें जो एंट्रोपी का वैल्यू होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए तो डेल्टा आर एच जो रिएक्शन का होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन जीरो, या तो सेकंड पार्ट में या तो फोर्थ पार्ट में, लेकिन डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो सेकंड पार्ट में। देखिए इसमें क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तब इस केस में जो रिएक्शन होगी दैट रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो सेकंड पार्ट आएगा इसका। For a reversible isothermal expansion of an ideal gas, which are the following relation is incorrect, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप इनकरेक्ट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में याद रखना जब भी आइडियल गैस का एक्सपेंशन होगा इसमें एक टर्म लिखा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब है कि डेल्टा एच का वैल्यू जीरो होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा, उसके लिए आप याद रखेंगे इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, आपको पहले लिखा है कि आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी का वैल्यू जीरो, डेल्टा एच भी जीरो होगा, तो डेल्टा यू भी आपको पता है दैट्स इक्वल टू NCV डेल्टा टी, SCV डेल्टा, डेल्टा टी अगेन जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा।
लेकिन अगर प्रोसेस एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। तो विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, ही इसमें इनकरेक्ट होगा। जो डेल्टा एस होगा बेटा वो याद रखना वो जीरो के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एस वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी एक्सपेंशन होगा किसी भी गैस का जब एक्सपेंशन होता है उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जीरो नहीं होगा। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्यों कैन बी जीरो, इसके बारे में तो लिखा हुआ है, तो डेल्टा एस याद रखना वो जीरो के बराबर है। देखिए डेल्टा जी नॉट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन पर मोल विल बी, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा इन पर मोल, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है इस रिएक्शन का। अगर आपको डेल्टा जी का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए निकालना है, आपको कुछ और डेटा भी दिया है परहैप्स कि Kp का वैल्यू जो दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो दिया 100 के बराबर। तो अगर हमें दिया है ये रिएक्शन, हम ए इक्वेशन का यूज कर लेंगे, हमें निकालना है डेल्टा जी किसके बराबर होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर डेल्टा जी किसके बराबर होगा, डेल्टा जी इज इक्वल वो होता है बराबर -2.303। डेल्टा जी नॉट याद रखना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303। उसके बाद लिखेंगे हम बेटा कितने के लिए दिखा, फॉर गिवन रिएक्शन एज दिस इट्स इक्वल टू आर टी 2.303 आर टी। उसके बाद लिखते हैं हम लॉग ऑफ के। अब यहाँ पे के पी दिया है तो हम के पी ले लेंगे बेटा, ये हमारा इक्वेशन होगा। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू कर लेंगे आर का वैल्यू विच इज इक्वल टू 8.314, और टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा दैट्स इक्वल टू 298 केल्विन, 298 केल्विन इनटू लिखा है लॉग ऑफ Kp, Kp का वैल्यू लिखा है 100 विच इज इक्वल टू 10⁻²। तो वो 2 नीचे आएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल, जरा ये 2 नीचे लाए आप, यहाँ से 2 यहाँ से आगे बनेगा लॉग m⁻n, तो ये नीचे आएगा, जो 2 यहाँ आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखेंगे 4.606, क्योंकि ऑप्शन पे आप देखिए पहले ऑप्शन में लिखा 4.606, उसके बाद लिखा है 8.314 और उसके बाद लिखा बेटा 298। तो ये आपका आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस 4.606 into 8.314, 4.606 into 8.314 into 298, first option is the answer. देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, कहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है, 10 लीटर से 100 लीटर, मतलब 10 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ रहा है 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बट कैसे हो रहा है, बट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली भी हो रहा है रिवर्सिबली हो रहा है, वर्क डन बाय द गैसेस। अब वर्क क्या होगा उस टाइम पे, आपको ये पता है वर्क किसके बराबर होता है, व्हेन प्रोसेस रिवर्सिबल माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ, फिर लिखते हैं आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वैल्यू पुट करिए आप, दैट्स इक्वल टू -2.303, एन का वैल्यू जो होगा, एन का वैल्यू कितना दिया बेटा 1 मोल लिया है तो 1 ही लेंगे, इंटू आर का वैल्यू कितना होगा 8.314, 8.314 है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बनेगा 300, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है 100 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10, तो बनेगा लॉग 10 विच इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट इज -2.303 इंटू 8.314 इंटू आएगा बेटा 300। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो किलो जूल्स में आएगा, दैट्स वुड बी इक्वल टू 5.7 किलो जूल, ये आएगा बेटा आपका इसका आंसर। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 5.7 किलो जूल्स। तो यहाँ से आप बेटा इसका आंसर निकाल लेना 5.7 किलो जूल्स। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है दैट वुड बी द आंसर 5.7 किलो जूल्स। ठीक है बेटा, फिर भी देख लेते हैं इसको। हाँ बेटा ये आएगा आंसर है राउंड, क्योंकि सीधे लग रहा है जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 होगा 24, लगभग 25 के 100 और उसका डबल आएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा तो 5.7 वुड बी द आंसर। देखिए इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज 94 किलो कैलोरी पर केल्विन, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जब आप कंबशन करेंगे कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तब जो इसका डेल्टा RH होगा या एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगी दैट्स इक्वल टू -94 किलो कैलोरी। ठीक है बेटा, किलो कैलोरी पर मोल मींस 1 मोल के लिए। अब आपको बोला गया है देन हीट रिलीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये 44 ग्राम बनेगा, 44 ग्राम बनेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होगा बैलेंस होगा बेटा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, तो अगर ये 44 ग्राम बनेगा जो कि इस रिएक्शन में बन भी रहा है, तब एनर्जी कितनी निकल रही है -94 किलो कैलोरीज में आ रही है एनर्जी, किलो कैलोरी -94 किलो कैलोरी। अगर मैं इस 44 ग्राम को किलो कैलोरी के बदले, इस एनर्जी को मैं किलो कैलोरी के बदले किलो जूल लिखूंगा, आई विल राइट 94 के, तो के ऐसे रखेंगे बेटा,
और कैलोरी के बदले क्या लिखेंगे, एक कैलोरी कितना होता है, दैट्स 4.184 जूल, 4.184 जूल, तो 4.184 लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4.184, लेकिन इसको आएगा किलो जूल आएगा, अब जो यूनिट आएगा वो आएगा किलो जूल। तो 44 ग्राम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के इस रिएक्शन में बनेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी किलो जूल्स में। देयरफॉर अगर 66 ग्राम होते तो तब कितनी एनर्जी निकलती, तब लिखते आप -94 इंटू क्या करते 4.184, 4.184 इंटू क्या कर लेते आप बेटा, डिवाइड क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते 44 और इंटू कितना कर लेते 66 और यूनिट आता किलो जूल्स के बराबर। तब ये जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी वुड बी इक्वल टू 5 - 5 89.4 किलो जूल आएगा बेटा इसका आंसर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेना और आपका जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 589.4 किलो जूल्स। हमें करना है क्या इस क्वेश्चन में, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, उस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से जो एनर्जी निकल रही है दैट्स इक्वल टू 94 किलो कैलोरी। अब आपको बोला गया कि अगर 66 ग्राम इसी के बन जाते कार्बन डाइऑक्साइड के तब एनर्जी कितनी रिलीज होती, तो 44 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होती, इसको हमने किलो कैलोरीज के बदले किलो जूल कर दिया और फिर 66 ग्राम से मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि आंसर कितना आएगा, दैट्स 589.4 किलो जूल्स। Which among the following is an exothermic process? Melting of ice exothermic नहीं है, endothermic है, sublimation of camphor भी endothermic है, condensation of steam को condense कर लो, it is an exothermic process. Vaporization of water is an endothermic process. तो इसको आएगा condensation of steam. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl, H2 गैस एंड HCl। आपको HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है, H2 की दी है और Cl2 की दी है, इनके वैल्यूज दिए 431, 436 एंड 234 किलो जूल में दिया आपको आंसर्स है ना, आपको दिए इनके बॉन्ड एंथैल्पीज। देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl वुड बी, HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा H2 प्लस लिखना पड़ेगा H2 प्लस Cl2, Cl2 ये क्या देगा, इट विल गिव HCl। But since we are supposed to calculate only enthalpy of formation, so we have to take only half mole of H2 and half mole of Cl2 such that only 1 mole of HCl would be formed in the reaction. अब हमें इस रिएक्शन का क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका देन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, आपको याद है बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से आप निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस करते हैं समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसा हम कर लेते हैं विद देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आएगा, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 उसको प्लस कर लेंगे हम हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। ये तो हो गया रिएक्टेंट वाला साइड, इसको माइनस करेंगे प्रोडक्ट वाला साइड दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो सीधे लिख देंगे बॉन्ड एनर्जी किसकी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। जरा इसका वैल्यू देखिए आप, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी, बॉन्ड एनर्जी लेंगे H2 की, और जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 की बॉन्ड एनर्जी सेकंड प्लेस पे दी है 436, तो वी राइट 436 प्लस क्या कर लेंगे हाफ ऑफ 1 हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 की कितनी एनर्जी होगी, थर्ड प्लेस पे लिखा है 243 हाफ ऑफ 243 और इसको माइनस कर लेंगे हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, जो HCl की बॉन्ड एनर्जी है दैट्स 431, उसको लिखेंगे बेटा 431। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना आएगा, दैट्स इक्वल, और देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 436 का हाफ जो होगा दैट्स 218, तो आएगा 218 तो प्लस देखिए अब क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे हाफ ऑफ 243 का हाफ जो आएगा वो आएगा, एक तो आएगा 100 और 20 भी आएगा 21.5, 121.5, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 431, माइनस होगा बेटा 431। अगर आप इन दो को प्लस करेंगे और प्लस करके डिफरेंस निकालेंगे, ये वाला वैल्यू जो होगा ये ज़्यादा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस उतना डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए 91.5 किलो जूल पर मोल, तो ये आएगा इसका आंसर 91.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यह 431 और ये वाला जो होगा 21 और 18 ऑलमोस्ट 31 के अराउंड, या थोड़ा ज़्यादा ही 31 से लगभग 39 के अराउंड आएगा, तो 39.5 के अराउंड आएगा, तो 91.5 शुड बी द आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी सेकंड पार्ट। आपको स्टेटमेंट दिया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, पूरा टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें एक टर्म भी लिखा है एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय सर्टेन एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये बिल्कुल बात सही लिखा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब क्यों होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एकदम सही है। डेल्टा एस टोटल का एक्चुअल मीनिंग होता है डेल्टा एस यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बढ़ जाती है, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो है दोनों करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर।
सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क, एक सिस्टम 50 जूल ऑफ वर्क कर रहा है बाय अब्सॉर्बिंग 50 जूल ऑफ हीट। एक सिस्टम वर्क भी कर रहा है 50 जूल का, मतलब जो एनर्जी यूज कर रहा है 50 जूल एनर्जी यूज कर रहा है, और एब्सॉर्ब भी कर रहा है 50 जूल एनर्जी। नेट चेंज इन एनर्जी जीरो, जितना एब्सॉर्ब कर रहा है उतना लूज कर रहा है, चेंज इन एनर्जी वुड बी जीरो। सो जो अगर चेंज इन एनर्जी जीरो होगा तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू जो दिया है वो कितना दिया बेटा 50 दिया, और जो वर्क दिया वो कितना दिया, वो भी 50 दिया, तो 50 माइनस 50 कटेगा, नेट आंसर वुड बी जीरो, डेल्टा यू मस्ट बी जीरो। Consider the following statement. During free expansion of an ideal gas, P external is zero. बिल्कुल सही लिखा है। जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क जीरो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो होता है, तो गैस को वर्क नहीं करना पड़ता है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए जो वर्क होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल। ये बात भी सही है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल है या प्रोसेस इरिवर्सिबल है, आपको कभी भी कोई काम, सिस्टम जो होगा वो कभी भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो। आपको किसी प्रेशर या फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना है, तो वर्क डन वुड बी जीरो। एक्सपेंशन भी होगा, वर्क जीरो होगा, लेकिन तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। किस कंडीशन पे रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी? इसका डेल्टा एच, आई थिंक इसको हमने पहले भी एक बार कर लिया कि डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो, डेल्टा एच शुड बी लेस देन, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो ये वाला याद रखेंगे आप बेटा। रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा एच उसका क्या होगा, लेस देन जीरो, और डेल्टा एच मतलब नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो। थर्ड पार्ट इज आंसर। The reference states of carbon and sulfur respectively are, कार्बन और सल्फर के जो रेफरेंस स्टेट्स होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? तो रेफरेंस स्टेट ऑफ कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, और सल्फर का होता है रोम्बिक सल्फर। तो ये डायमंड दिया लेकिन ये मोनोक्लिनिक यहाँ से दिया, देखो कार्बन डायमंड दिया, सल्फर रोम्बिक, सल्फर ठीक दिया, कार्बन गलत दिया, कार्बन ग्रेफाइट, सल्फर मोनोक्लिनिक गलत दिया, कार्बन डायमंड दिया गलत दिया, सल्फर मोनोक्लिनिक दोनों गलत है, लास्ट वाला सही होगा। कार्बन का जो रेफरेंस है स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो ग्रेफाइट होता है, और सल्फर का होता है रोम्बिक सल्फर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, द एंथैल्पी चेंज दैट accompany, कितना एंथैल्पी चेंज में, एंथैल्पी में चेंज आएगा accompanying ऑन मेल्टिंग 1 मोल ऑफ ए सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड जब मेल्ट होगा इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन में 1 मोल ऑफ सॉलिड लेते हैं, वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही होता है, उसको हम मेल्ट करते हैं, तब एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टेटमेंट सेकंड क्या आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ HCl इज मोर देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ N2। HCl की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी और N2 की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी उसमें HCl की ज्यादा होगी। क्यों? जो HCl है ना, आप जरा बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, HCl और N2 जो है ना, दोनों को आप लाइए सॉलिड स्टेट में लाइए। जो सॉलिड स्टेट में लाएंगे तो HCl के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं, उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। N2 के मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते, उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं होगा, उनमें कौन सा फोर्स होगा, डिस्पर्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे डिस्पर्शन फोर्स होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स होगा विच इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी मेल्ट करने में, एंथैल्पी फ्यूजन किसका ज्यादा होगा, HCl का ज्यादा होगा, तो HCl का ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ HCl इज मोर देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ किसका, N2। तो दोनों स्टेटमेंट जो है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। देखिए बेटा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हीट रिलीज इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। आपको याद है एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, तो तब जो एनर्जी निकलती है पर मोल ऑफ वाटर से वो कितना निकलता है, 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया HCl दिया और KH, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इतनी एनर्जी निकलेगी। दूसरे ऑप्शन में लिखा है एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और NaOH, और आपको पता है अगर एसिड और बेस में से एक वीक होगा तब जो एनर्जी होती है ना एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, उसका वैल्यू 13.7 के बराबर नहीं होता, उससे कम होता है। उससे कम क्यों होता है? एनर्जी एक्चुअल में निकलती उतनी बराबर है, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी यूज होती है उसी वीक वाले कंपोनेंट को, चाहे वीक एसिड है, वीक बेस है, या दोनों वीक है, उसको डिसोशिएट करने में, उसको आयनाइज करने में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, इसलिए जो नेट एनर्जी हमें मिलती है वो कम मिलती है। और ये बात सही है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, इसमें जो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका वैल्यू 13.7 से कम होगा। थर्ड ऑप्शन है HCl और NaOH, इसमें एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन बराबर होगा 13.7। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बेटा लिखा है HF और NaOH, HF इज अ वीक एसिड, HF होता है एक वीक एसिड, लेकिन इसमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो 13.7 से भी ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है। क्यों होगी? वीक एसिड होके हुए जैसे HF और NaOH आपस में कंबाइन होते हैं, दे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन इस HF से आने वाला जो फ्लोराइड आयन होता है उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-, इसमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है
वो 13.7 से ज़्यादा निकलेगी, इसलिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सेकंड ऑप्शन। Among the following process delta S system is positive for, इनमें से किस प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिव होगा? डेल्टा एस सिस्टम का मतलब है उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करेंगे, उसको सॉलिड बनाएंगे, एंट्रोपी डिक्रीज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, जब रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं हो जाती, क्योंकि वहां पे एक ऑर्डर बनने लगता है, डिसऑर्डर से आप ऑर्डर क्रिएट करें स्ट्रेचिंग करके, तो ऐसा नहीं होगा। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, अगर आप वेपर्स को कंडेंस करोगे तो वेपर को लिक्विड बना लिया, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का आंसर होगा, जब भी गैस से डिफ्यूजन करते हैं तो उसमें एंट्रोपी एक फेवरेबल फैक्टर होता है जो गैसेस को डिफ्यूजन करवाता है आपस में, तो एंट्रोपी डिफ्यूजन ऑफ गैस में जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो हमें शायद पूछा गया होगा, देखते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा है, सीधे डेल्टा पूछा रिएक्शन का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 भी दिया, CO2 भी दिया और वाटर भी दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज दिए, हमें सिर्फ वैल्यू आंसर चाहिए। वो आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, जो CH4 दिया पहले रिएक्शन को ही हम देखेंगे, अगर हम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH, हम कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड प्लेस पे उसका वैल्यू दिया -393.5, -393.5 किलो जूल्स में। उसके बाद क्या कर लेंगे प्लस, प्लस क्या करना है, वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो है -286, तो मैं लिखूंगा प्लस, यहाँ पे लिखूंगा -2 क्योंकि मोल्स इसके 2 है बेटा क्वेश्चन, इनटू लिखेंगे अब 286.2 हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे मीथेन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मीथेन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया -74.8। ऑक्सीजन का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स का वो 0 होता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे ना बेटा, सॉल्व करके जो इसमें से आंसर निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके पूरा जो आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी इक्वल टू -891.1 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं है। आपको पहले प्रोडक्ट साइड लिखना है, उनको ऐड करना है उनके स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को, बट विद देयर कोएफिशिएंट्स, माइनस करना है रिएक्टेंट्स। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 89.1 किलो जूल पर मोल, 89.1 किलो जूल पर मोल, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। देखिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं होता है? देखिए एस का मतलब है एंट्रोपी, इट इज अ स्टेट फंक्शन, हम ऑलवेज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। एच इज एंथैल्पी, अगेन स्टेट फंक्शन, H2 minus H1। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, बट क्यों हीट एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन होता है तो इसमें ये आंसर आएगा, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इफ मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH CC bonds are extend y किलोजूल पर मोल, आपको मीन बॉन्ड एंथैल्पी दी है किसकी, एक तो X की दी है, CH बॉन्ड की दी है, और दी है CC बॉन्ड्स की, कितना दिया X एंड Y किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। देन द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ इथेन, इथेन का हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या, आपको इथेन का 1 मोल लेना है और उसको पूरा ब्रेक करना और उसमें बनाने आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना होगा, इथेन का फॉर्मूला कितना है C2H6, C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, कार्बन ऐसे होंगे 2, और उसके बाद आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो याद ही होगा कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पे ऐसे 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, इसमें ऐसे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, और यहाँ से भी आएगा हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें बॉन्ड्स कितने क्या क्या है, इसमें बॉन्ड्स है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना आएगा इसका, डेल्टा एच, अगर मैं इसका देखूंगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसमें देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं, एक, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दी है वो दी है y के बराबर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं 6, तो हम लिखेंगे 6 टाइम्स एक CH बॉन्ड की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो है x, वो आएगा 6x प्लस एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो है y, आंसर वुड बी 6x प्लस y। इसका आंसर आएगा बेटा 6, ऑप्शंस में है शायद, हाँ 6x प्लस y आएगा बेटा इसका आंसर, तो यहाँ पे y लिखा था मैंने, शायद लेट में लिखा है थोड़ा सा, तो 6x प्लस y शुड बी द आंसर, क्योंकि 6 बॉन्ड तोड़ने हैं CH वाले जिनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिनकी बॉन्ड एंथैल्पी है x, और जो y है ना, y है बॉन्ड एंथैल्पी किसकी बेटा, CC बॉन्ड की, तो इसको तोड़ेंगे तो दैट वुड बी 6x प्लस y। चलिए बेटा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इज, आपको 1 मोल ऑफ NaCl दिया, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है डेल्टा SOLH, आपको ये पता होगा वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कितनी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, प्लस करते हैं बेटा डेल्टा लिट्स एंथैल्पी, डेल्टा लिट्स एंथैल्पी को हम सम करते हैं बस। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी दी है -784 दी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, प्लस कर लेंगे अब 788,
788। तो इसका आंसर जो होगा, दोनों का यूनिट किलो जूल दिया, आंसर भी किलो जूल्स में दिया है, तो डिफरेंस देखिए बेटा 788, तो ये आएगा +4 किलो जूल पर मोल, +4 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। है कहीं पे ऑप्शन +4 किलो जूल इज द आंसर। देखिए, इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ ए कंपाउंड इज, कोई कंपाउंड है उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दिया है कितना है, 3000 जूल पर केल्विन पर मोल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द एंट्रोपी चेंज, यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे होगा ये द एंट्रोपी चेंज, इट शुड नॉट बी दीज एंट्रोपी चेंज, इट शुड बी द एंट्रोपी चेंज। इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगी वो एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी चेंज सिंपल में निकालेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एफ यू एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय करेंगे किस टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट्स इक्वल टू Q/T, इफ यू रिमेंबर दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना दिया है, 3000 जूल्स दिया, 3000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इन केल्विन इज 300 केल्विन, तो 0 0 कट गया, दैट्स इक्वल टू 10। इसका आंसर आएगा बेटा 10 जूल पर केल्विन पर मोल, 10 जूल पर केल्विन पर मोल, 10 joule per Kelvin per mole is the right answer, 10 joule per Kelvin per mole is the right answer. A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of, एक कंटेनर है वो इंसुलेटेड कंटेनर है, उसमें आप एक गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या रखे हैं हमने बेटा, कांस्टेंट कितना रखा है, 3.2 atm from an initial volume of 1.8 liter to a final volume of 4.8 liter. The change in internal energy delta U of gas in joules will be approximately, आपका जो कंटेनर है ना बेटा, कंटेनर में आप सुनिए क्या हो रहा है बेटा, कंटेनर गैस अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर होगा तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी ना एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू का वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 + w, तो डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू सॉरी मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू, तो हमें डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, -p एक्सटर्नल डी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो -p एक्सटर्नल डी भी आएगा, तो हम निकालेंगे डेल्टा यू का वैल्यू, डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, -p एक्सटर्नल कितना बेटा 3.2 atm, 3.2 atm दिया, इनटू क्या कर लेंगे हम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 4.8 माइनस 1.8, 4.8 माइनस 1.8, तो वो कितना आएगा वैल्यू, -3.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.8 माइनस 1.8 मस्ट बी इक्वल टू, वो कितना आएगा बेटा 3 आएगा, 3 आएगा बेटा इसका आंसर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3.2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -9.6, लेकिन यूनिट आएगा बेटा इसका एटीएम लीटर। अब ऑप्शन जो दिया वो जूल्स में दिया, तो हम लिखेंगे -9.6 एटीएम लीटर के बदले हम लिखेंगे 101.3 जूल, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 9 इंटू 970 के अराउंड आएगा, 972.5 जूल्स, that is its answer, 972.5 joules, 972.5 joules। assertion दिया, रीजन दिया, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, बात तो सही लिखी है, उसके लिए रीजन क्या लिखा है, रीजन लिखा है चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, बिल्कुल सही है, स्टेट फंक्शन भी और चेंज निकालते हैं फाइनल और इनिशियल, हम पाथ को कभी नहीं देखते हैं, तो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, बिल्कुल सही लिखा। देखिए, द करेक्ट thermodynamic condition for a spontaneous reaction at all temperatures is, correct thermodynamic condition क्या है spontaneous reaction का at all temperatures, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई भी टेम्परेचर हो, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, और उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उसका डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा इसमें। द करेक्ट सेट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन कौन सी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पहला लिखा है प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों इंटेंसिव है, बोथ ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो पहला ही आना चाहिए, देखते हैं सेकंड। वॉल्यूम जो होगा दैट इज एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इज इंटेंसिव, प्रेशर इज इंटेंसिव, वॉल्यूम इज अगेन एक्सटेंसिव, एनर्जी इज अगेन एक्सटेंसिव, तो इसमें आएगा प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर ए गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन, एक रिएक्शन आपको दिया, उसका डेल्टा यू वैल्यू दिया है, डेल्टा यू वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, उसके बाद क्या दिया, डेल्टा एस भी वैल्यू दिया है, वो दिया है इसके बराबर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट हमें निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज करेंगे, हम लिखेंगे गिब्स इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए तो मैं स्टैंडर्ड ही लिखूंगा, तो डेल्टा एच दिया हमें, डेल्टा यू, हाँ इस रिएक्शन में डेल्टा यू दिया, अगर आपको डेल्टा एच निकालना होगा तो डेल्टा यू से निकालते हैं, डेल्टा यू अगर आपको याद होगा डेल्टा एच किसके बराबर होता है,
मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा बेटा एक बार, डेल्टा एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये इक्वेशन आपने बहुत बार किया होगा सॉल्व, डेल्टा एच होता है बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो डेल्टा एच का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कैसे, देखो बेटा कैसे। अब मैं डेल्टा जी के वैल्यू में, डेल्टा जी नॉट के वैल्यू में मैं रखूँगा बेटा डेल्टा एच का वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा यू प्लस रखेंगे डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, और उसके बाद क्या कर लेंगे, माइनस लिखेंगे टी डेल्टा एस नॉट। तो देखिए अब वैल्यू क्या है, डेल्टा यू का वैल्यू कितना दिया -10, लेकिन किलो जूल, आपको जूल्स में लेना पड़ेगा, जूल्स में आंसर दिया लास्ट में, तो जूल्स में लेंगे तो वो आएगा बेटा कितना, -10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 100। उसके बाद देखिए डेल्टा एन जी, जरा इसका डेल्टा एन जी देखिए, यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 2 and 1 3 मोल्स है, डेल्टा एन जी आएगा -1, तो इसलिए साइन यहाँ पे माइनस आएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा 8.314, तो टेम्परेचर आई थिंक दिया हुआ है इसमें, टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन टेम्परेचर पहले ही दिया है, 298 हम लिख लेंगे, उसके बाद माइनस कर लेंगे, डेल्टा एस भी नेगेटिव दिया है, तो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस बनेगा, 298 इंटू कर लेंगे हम कौन सा वैल्यू, इंटू जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा डेल्टा एस का वैल्यू विच इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा 45, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, अब देखिए बेटा अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो सॉल्व करके जो इसका वैल्यू आएगा अराउंड, वो वैल्यू आप देख लो बेटा कितना आएगा, ऑलमोस्ट अगर 100 आएगा तो 10⁻² आएगा, तो उसको लिखेंगे हम -100 -8.314 और इंटू आएगा बेटा 298 और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दो के वैल्यू को, वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो आंसर शुड भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इट्स आंसर वुड बी, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 930 जूल पर मोल शुड बी द आंसर। तो इसका आंसर आएगा बेटा 930 के बराबर आएगा बेटा इसका आंसर, 930 जूल प्लस 930 जूल पर मोल आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे निकालना, बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिए कि डेल्टा एच नहीं दिया हुआ है, डेल्टा यू दिया हुआ है, तो डेल्टा एच से निकालोगे आप डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस करेंगे टी डेल्टा एस, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। Calculate the work done during isothermal reversible process when 5 mole of ideal gas is expanded so that volume is doubled at 400 Kelvin. वॉल्यूम डबल होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन शायद हमने इससे पहले भी एक बार ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको निकालना है वर्क कितना होगा, तो वर्क किसके बराबर आएगा -2.303 nRT log of V2/V1, तो हम लिखेंगे ना -2.303, n का वैल्यू कितना है व्हेन 5 मोल, तो 5 लिखेंगे, आर का वैल्यू लिखेंगे 8.314 इंटू कर लेंगे टेम्परेचर वो दिया 400 केल्विन, और उसके बाद क्या आएगा बेटा लॉग ऑफ कौन सा वैल्यू आएगा, लॉग ऑफ 2 आना चाहिए, लॉग ऑफ 2 क्यों, वॉल्यूम इज डबल, तो जो V2 का वैल्यू होगा वो डबल होगा देन किसके V1, सो इट शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2, तो W का वैल्यू वर्कआउट करके 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू कर लेंगे 400 इंटू आएगा बेटा log 2, यहाँ पे log 2 जो होता है दैट इज 0.3010, तो ऐसे आप कर लेंगे बेटा इसको, तो ऐसे करके इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, जब हम इसको वर्कआउट करेंगे इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके जो आंसर देखेंगे दैट वुड बी इक्वल टू -11.5 किलो जूल। आपको आंसर पहले जूल्स में मिलेगा, तो लास्ट में 1000 से डिवाइड करके किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड बी -11.5 किलो जूल्स पर मोल, तो ये आएगा बेटा आपका आंसर। फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन आपको दिया हुआ, ये रिएक्शन है आपको, लेकिन इसका -2 लिखे यहाँ पे, -2 का मतलब है इसका डेल्टा एच जो होगा दैट शुड बी नेगेटिव, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज डेल्टा एस इज नेगेटिव, इसका डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, देन तब क्या पूछा हमने, अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है देन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट, रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन इज नेवर पॉसिबल। जरा ये देखिए बेटा, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही हम करते हैं बेटा, ऐसे लिख देंगे हम। देखिए डेल्टा जी जो होगा इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा एच, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि ए और बी कंबाइन हो रहे हैं, सीओडी और एनर्जी भी निकल रही है साथ में, माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू बेटा, वेट माइनस क्यू का मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच मस्ट बी पॉजिटिव बेटा, इस बात का थोड़ा देखिए बेटा, क्या ये माइनस क्यू मतलब क्या देगा, ये माइनस मतलब क्या है,
अगर मैं इस माइनस को यहाँ लाऊंगा, माइनस यहाँ लाऊँ, माइनस को यहाँ लाऊँ, तो ये क्या बनेगा, तो प्लस बनेगा यहाँ से। अगर मैं इस माइनस को यहाँ लाऊंगा बेटा, माइनस क्यू को यहाँ लाएंगे, एक बार इसको सही से देख लेंगे बेटा। अगर इस माइनस को हम यहाँ लाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मी बनेगा, तो इसका डेल्टा एच जो होगा दैट इज पॉजिटिव, इसका डेल्टा एच आएगा बेटा पॉजिटिव। अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो तब हमें चेक करना है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस डेल्टा एच, प्लस डेल्टा एच। उसके बाद देखिए इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, जब मैं डेल्टा एच का साइन नेगेटिव रखूंगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, प्लस, और ये बनेगा बेटा टी डेल्टा एच। सी प्लस डी और माइनस क्यू लिखा है, माइनस क्यू मीन्स प्लस क्यू, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, ना एनर्जी फेवर कर रहा है ना क्या होगा, ना इसको एंट्रोपी फेवर कर रहा है। एनर्जी भी अपोज कर रहा है और एंट्रोपी भी अपोज कर रहा है, रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन तब पॉसिबल नहीं होगा, रिएक्शन इज नेवर पॉसिबल। रिएक्शन इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर नहीं, थर्ड पार्ट शुड बी द आंसर, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स, एनर्जी फैक्टर भी और एंट्रोपी फैक्टर भी, बोथ द फैक्टर्स एक्चुअली डोंट फेवर द रिएक्शन, तो रिएक्शन को फेवर नहीं करेंगे। इसका डेल्टा जी जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगा, चाहे लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, तो थर्ड पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन लिखा है, 400 किलो जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, 400 किलो जूल, एंड 150 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। 400 किलो जूल सिस्टम वर्क कर रहा है और उसको आप यहाँ से दे रहे हैं 150 जूल एनर्जी। टोटल में सिस्टम क्या कर रहा है, जब वर्क करेगा एनर्जी लूज करेगा, कितनी एनर्जी लूज करेगा, जितनी वर्क करेगा, कितना कर रहा है 400 किलो जूल, एनर्जी कितनी दे रहे हैं आप वापस 150, तो सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना वो वर्क कर रहा है उतना वो एनर्जी ले नहीं रहा आपसे, उसमें कितनी एनर्जी डिक्रीज हो गई 250 किलो जूल्स की, तो 250 किलो जूल्स डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज इज बाय 250 किलो जूल्स। देखिए बेटा, फॉर गैस ए इन कैलोरीमीटर हीट इवॉल्व्ड इज 250 किलो जूल्स। कैलोरीमीटर आपको याद होगा बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात है, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हम निकालते हैं, तो चलिए देखिए कितनी एनर्जी निकल रही है 250 किलो जूल्स पर मोल। फॉर 0.2 मोल ऑफ ए, आपने एक यही सब्सटेंस लिया, उसका 0.2 मोल लिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है 298 से कहाँ तक 398 केल्विन, फाइंड आउट हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कैसे निकालेंगे, आपको ये इक्वेशन याद है बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, यही है इसका मतलब। देखिए डेल्टा यू हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने होंगे, सी वी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, तो सी निकालना है हमें। तो अगर हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन क्या था हमारा, एन इंटू सी दैट इज हीट कैपेसिटी, इंटू कर लेंगे हम बेटा डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, विच इज हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, वो आएगा किसके बराबर, डेल्टा यू डिवाइड बाई एन इंटू डेल्टा टी, एन इंटू डेल्टा टी। बताइए डेल्टा यू कितना दिया, 250 दिया, डेल्टा यू 250, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 0.2, हमने लिख दिया 0.2, इंटू कर लेंगे बेटा डेल्टा टी, डेल्टा टी है 298 से 398, वो हो गया 100, तो यहाँ पे 100 आएगा, तो इसको वर्कआउट कर सकते हैं हम, तो वर्कआउट कर करके जो इसका आंसर आएगा, आई थिंक वो 0 कटेगा इसके साथ, 2 इंटू 10 20, 25 बाई ऐसा आएगा, तो दैट वुड बी आंसर वुड बी 12.5, 12.5 आएगा बेटा इसका आंसर, 12.5 आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे बेटा, क्योंकि जो हीट एनर्जी थी वो किलो जूल्स में दी थी, तो अगर किलो जूल्स में होगा, इसका जो आंसर भी होगा वो भी किस में आएगा, किलो जूल्स में ही आएगा, किलो जूल पर केल्विन आएगा, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर 12.5। ये रिएक्शंस आपको दिए हैं, कितने रिएक्शन दिए हैं बेटा, 2-3 रिएक्शंस दिए हैं। पहला रिएक्शन क्या दिया है, C3H8 प्लस 5 टाइम्स O2, मैं इनको एक बार लिख लेता हूँ, C3H8 प्लस 5 टाइम्स O2 प्लस 5 टाइम्स O2 क्या दे रहा है बेटा, 3 टाइम्स CO2, 3 टाइम्स CO2 प्लस 4 टाइम्स वाटर, प्लस 4 टाइम्स वाटर, और इसका डेल्टा एच हमें दिया हुआ है, डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो कितना है 2200, 2220 दिया इसका डेल्टा एच का वैल्यू, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, C3H6 प्लस लिखा है H2, और वो आपको क्या मिल रहा है वहाँ से, C3H8 मिल रहा है वहाँ से, और इसका भी डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच इज 124, दोनों पॉजिटिव दिए। तीसरा रिएक्शन भी दिया है H2 प्लस हाफ ऑफ O2, ये क्या दे रहा है H2O, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो भी दिया हुआ है, वो कितना दिया -285। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H6, तो हमें इन रिएक्शंस को कंबाइन करके एक इक्वेशन निकालना है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन किसका निकालना है, C3H6 का, तो अगर मैं उसका रिएक्शन लिखूंगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा सच दैट कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो C3H6 का आपको हीट ऑफ कंबशन लिखना है,
इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स CO2 मिलेगा और मिलेगा बेटा 3 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स वाटर। अब देखिए अब क्या है, ज़रा देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कितने आ गए, 3 × 2 6 3 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9/2। तो ये हमें रिएक्शन एक्चुअल में चाहिए। इस रिएक्शन में देखिए अब हमें क्या क्या चाहिए, जरा इस रिएक्शन में देखिए C3H6 हमें किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में। C3H6 लेफ्ट साइड में, इसका कोशेंट 1 चाहिए, इसका कोशेंट 1 ही है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए CO2 कितने चाहिए, 3 CO2 चाहिए, 3 CO2 पहली राइट साइड में। तो इन दो रिएक्शंस को हमें कुछ नहीं करना है, ना पहली रिएक्शन को कुछ करना है ना सेकंड रिएक्शन को कुछ करना है, इनको ऐसे रहने दो। इनके जो डेल्टा H होंगे ना वो डायरेक्टली सम कर लेंगे हम। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको और क्या करना है, सिर्फ 3H2। लेकिन जब हम तीसरा रिएक्शन इसमें लेंगे, जरा थर्ड रिएक्शन देखिए आप बेटा, थर्ड रिएक्शन में क्या है, थर्ड रिएक्शन में जो H2 है वो यहाँ से 1, लेकिन पहली रिएक्शन में राइट साइड में H2O कितने हैं, हमें H2O कितने चाहिए बेटा, 4। हाँ, H2O जो हमें चाहिए वो 3 चाहिए। अब देखो इसमें H2O कितने हैं, 4, और इस रिएक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में, यहाँ 4 H2O है, यहाँ 1 H2O है, तो 4 और 1 5 बन जाते हैं, हमें 3 ही चाहिए। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, तो जो रिएक्शन 3 होगा बेटा उसको मैं क्या कर लूंगा, उसको मैं रिवर्स कर लूंगा। अगर मैं रिएक्शन 3 को रिवर्स करूंगा तो ये जो साइन होगा ये माइनस की जगह किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो हमें ये वाला रिएक्शन मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा डेल्टा CH वो किसके बराबर आएगा, पहली रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो कितना है 2220, प्लस दूसरी रिएक्शन का डेल्टा H कितना है 124 है उसका डेल्टा H, और तीसरी रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उनको सम करना है ना बेटा, वो अभी तो माइनस है, माइनस किस में चला जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। अगर प्लस में चला जाएगा तो उसको लिखेंगे हम +285। तो यही लिखेंगे हम बेटा वैल्यू, पहली रिएक्शन का 2200, दूसरी रिएक्शन का बेटा 124 किलो जूल्स, वो भी किलो जूल्स, आंसर भी किलो जूल्स में, वहाँ पे भी किलो जूल्स ही है। तो डेल्टा H है उसका 285, लेकिन इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन का बेटा आंसर देखेंगे ना, ये जो रिएक्शन होगा तो इसको अगर वर्कआउट कर लेंगे हम, तो ये वर्कआउट करके इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। और इसका जो आंसर होगा बेटा, दैट आंसर वुड बी, इसका आंसर पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव, जरा आप देखिए बेटा, पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव। देखो 2200 और ये हो गया 300, तो एक मिनट वेट करिए आप, हम इसको देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन चाहिए यहाँ, हाइड्रोजन को तो कैंसिल करवाना है, डेल्टा H है -285, -285। इन ऑप्शंस में से कोई इसका मैच नहीं हो रहा है, लेट्स वर्क इट आउट अगेन। पहली रिएक्शन C3H8 5 टाइम्स वाटर, डेल्टा H दिया है उसका 2200, लिया हमने 2200, ठीक है। दूसरी रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा C3H6 plus H2 gives C3H8, delta H, I think this delta H should have been actually कितना होना चाहिए, it should be 124, ठीक। थर्ड रिएक्शन जो है, सेकंड रिएक्शन जो दिया है C3H6 plus H2, C3H6 plus H2 gives C3H8, delta H है 124 प्लस दिया है, there is no problem, H2 plus half of O2 gives H2, delta H is -285। तो अगर -285 होगा तो इसको हमें रिवर्स तो करना है, अगर रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H का साइन चेंज होगा, प्लस बनेगा, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस ही होगा और ये भी प्लस ही होगा, ये लास्ट में तीनों प्लस निकलेंगे। जब इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो तीनों को सम कर लेंगे और हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन है वो तो निकल ही आना चाहिए। जस्ट वेट अ लिटिल, आई विल चेक इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं से ये करेक्ट हो सकता है। देखो ये 2200, ये 285 और ये 124, इसका आंसर आएगा लगभग 25 के अराउंड समथिंग, बट इसमें 25 वाला हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 तो कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा और ऑक्सीजन तो आएगा ही। well that could be the answer। इस ऑप्शन क्या कर सकते बेटा, I'll check if the question is correct or not, I'll check।
बट आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन तो ऐसे वही वैसे ही लिखा है, बट अगर हम इन तीनों को सम करेंगे सो विल पुट दिस क्वेश्चन टू ड्रॉप हियर, तो हम इसको देखेंगे बेटा once you are done with the exams. So I don't know if the paper has been printed or not, so once you are done with exams I will always come up with the solution of this question, तो उस टाइम पे हम बेटा देख लेंगे. तो as of now I don't think that any answer fits in this, तो देखते हैं अभी बेटा, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है. चले आगे. An ideal gas is expanded against 42 pascals. एक ideal gas को आप expand कर रहे हैं कितने pascal से बेटा? 42 pascal से. 42 pascal external pressure by 10 meter cube, 10 meter cube से. If 350 joule heat is given to the system, then ये du की जगह delta u होना चाहिए. Delta u of the system in joules should be. तो आपको क्या करना है बेटा, रखिए अपने घर क्या. An ideal gas को आप expand कर रहे हैं against external pressure by कितने से? 10 decimeter cube से. तो आपको क्या निकालना है? If 350 joule heat is given to the system, then delta U is equal to, तो delta U किसके बराबर आएगा? delta U is equal to Q plus W के बराबर आएगा. तो Q क्या है इसका? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है. आप 350 joules एनर्जी दे रहे हैं, प्लस अगर आपको वर्क लेना है तो वर्क क्या करना है? एंड आइडियल गैस एक्सपेंड्स, तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो किसके बराबर होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, तो वो आएगा बराबर 350 प्लस, देखिए वर्क कितना है, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है बेटा? 42 पास्कल. एसआई यूनिट दिया है तो 42 लिख देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम. इनटू डीवी, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 10, उसका भी एसआई यूनिट दिया, तो आंसर अपने आप जूल्स में आएगा. ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, आंसर जूल्स में आएगा. दैट्स 350 प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कर लेंगे 420, दैट्स इक्वल टू -70 जूल्स आएगा बेटा इसका आंसर, -70. तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेशर पास्कल्स में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट जो चेंज इन वॉल्यूम दिया है वो दिया 10 मीटर क्यूब, विच इज अगेन एसआई यूनिट, तो आंसर भी जूल्स में आएगा. तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं, जो आंसर सीधे जूल्स में आ रहा है. -70 है ऑप्शन में एक बेटा, -70 इज द आंसर. फॉर गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन आउटपुट दिया है, उसका डेल्टा एच वैल्यू दिया है, डेल्टा एच वैल्यू इज दिस एंड डेल्टा एस वैल्यू इज दिस. डेल्टा एच और डेल्टा एस दिए. द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, ये जो रिएक्शन होगा ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया होगा. पहले हम बेटा एक चीज चेक कर लेंगे कि अगर हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया होगा, हम पहले ये चेक करेंगे कि रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में होगा, उससे हमें आइडिया मिलेगा कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा. तो रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में होगा, पहले हम उस चीज को देखते हैं. इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं? टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, क्योंकि हमें टेम्परेचर ही देखना है. तो अगर हम टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच ले लेंगे, देखिए बेटा, क्योंकि इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों जो है बेटा, इसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, साइन है पॉजिटिव, और डेल्टा एस का साइन भी क्या है? पॉजिटिव. तो इसलिए हम पहले इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर निकालेंगे. तो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, वो आएगा डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस. तो डेल्टा एच कितना है इस रिएक्शन का? दैट्स इक्वल टू 35.5, लेकिन किलो जूल्स में दिया हुआ, तो हम लिखेंगे 35.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे? डेल्टा एस का वैल्यू 83.6, वो जूल्स में दिया है 83.6. इसको वर्कआउट कर लेंगे तो आंसर वुड बी 425. इसका आंसर आएगा 425 केल्विन. दिस इज द टेम्परेचर व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. इस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा. अब हम क्या कर लेंगे, हम देखेंगे इसकी स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस में होगा. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, जरा इक्वेशन बताइए. डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके बराबर? डेल्टा एच माइनस क्या कर लेंगे हम? टी डेल्टा एस. तो डेल्टा जी जो होगा वो किसके बराबर आएगा? देखिए डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव है, प्लस डेल्टा एच ही लिख देंगे, और माइनस क्या कर लेंगे? टी. डेल्टा एस भी इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव, वो भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस ही लिखेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला टर्म देखेंगे, अब ये नेगेटिव निकलेगा, ये वाला टर्म क्या निकलेगा? पॉजिटिव. अगर मैंने टेम्परेचर रखा कितना? 425, तब ये दो और आपस में बराबर होंगे, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा. लेकिन अगर आपको प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है, तब आपको जो ये टी डेल्टा एस होना चाहिए, इस टर्म का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. इस टर्म का वैल्यू कब ज़्यादा होगा? व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 4 to 5. अगर टेम्परेचर होगा 4 to 5 केल्विन से ज़्यादा, तब ये रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि तब डेल्टा जी जो होगा, उस टाइम पे जो डेल्टा जी होगा इस प्रोसेस का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 4 to 5. तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 4 to 5. देखिए, a gas is allowed to expand in a well insulated container. Insulated container, इसका मतलब Q का वैल्यू 0 होगा. Again, it's a constant external pressure of 2.5 atm from initial volume of 0.25 liter to a volume of 4. The change in internal energy is, तो डेल्टा U जो होगा, डेल्टा is equal to Q plus W. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है. Q का वैल्यू 0 होगा, वो सीधे W आंसर आएगा.
तो डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा, सीधे डब्ल्यू, और डब्ल्यू का वैल्यू आएगा माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी के बराबर आएगा, पी एक्सटर्नल डी वी, बताइए पी एक्सटर्नल कितना है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5, तो इसको लिख देंगे बेटा माइनस 2.5, और डी वी वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 से 4.5, तो मतलब 2 बढ़ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इज 2, तो वो आएगा बेटा 2.5 दैट इज इक्वल टू -5 एटीएम लीटर। यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखना, तो एटीएम लीटर को क्या करेंगे -5 इंटू 101.3, तो आंसर आएगा बेटा जूल्स में, 101.3 को आंसर निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल टू -505 अराउंड, -505, तो ये आएगा इसका आंसर बेटा -505 जूल्स। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम के साथ सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, क्यू का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और वर्क का वैल्यू भी जो होगा दैट वुड बी 0, इसमें 2 ऑप्शन सेम है, तो ये आगे बेटा इसका आंसर, क्यू का वैल्यू 0 होगा और वर्क का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क 0 होगा, क्यू इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए, if heat of combustion of C4H10 is this, heat of combustion of C4H10 आपको दिया है, C4H10 का heat of combustion, तो उसके बाद क्या दिया, heat of combustion दिया, the heats of formation of CO2H2 ये दिया है, and then the heat of formation of C4H10, इसका heat of formation क्या होगा, ज़रा इसको ऐसे देखिए आप, अगर हम heat of combustion लेंगे C4H10 का, H10 का heat of combustion, ज़रा इसका combustion करवा लीजिए आप, O2 क्या बनेगा, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 4 टाइम्स CO2, और उसके अलावा बनेगा 5 टाइम्स वाटर, 5 टाइम्स वाटर। इसी रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो आपको दिया है, कितना वैल्यू दिया, -2878, इसका डेल्टा एच वैल्यू दिया। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, तो हमें चाहिए नहीं, मत करिए इसका आप बैलेंस, क्योंकि वो चीज़ें बैलेंस है। अब हम इसी रिएक्शन का निकालेंगे डेल्टा आर एच, अगर हम निकालेंगे किसके बराबर आएगा, हम निकालेंगे इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच जो होगा, डेल्टा आर एच हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा से, हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, प्लस क्या कर लेंगे 5 टाइम्स डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हमने, ये हो गया प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ किसका, एफ नॉट ऑफ C4H10। अब इनके वैल्यूज दिए, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, वो वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू कितना दिया 2878, ये दिया इसका वैल्यू, इट्स इक्वल 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया -393.5, 393.5, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, प्लस क्या कर लेंगे बेटा 5 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर आएगा बेटा यहाँ पे, CO2 नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड प्लेस में मैंने 5 टाइम्स वाटर को लिखा था, तो 5 टाइम्स यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा वाटर, 5 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का कितना दिया -285.8, 285.8, और माइनस क्या कर लेंगे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C4H10 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सबके वैल्यूज पता, आपको आंसर निकालना है, आप आंसर निकाल लेना बेटा, इसका जो आंसर आएगा दैट्स इक्वल टू 125 आएगा बेटा इसका आंसर, जब आप इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे। During adiabatic expansion of an ideal gas in vacuum, during adiabatic expansion of an ideal gas in vacuum, जब आइडियल गैस का एक्सपेंशन होगा वैक्यूम में, तो सीधी सी बात है वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, दैट्स फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क होता है दैट्स इक्वल टू 0, तो W का वैल्यू जो होगा 0 होगा, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ कि W 0 होगा ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम, अगर आइडियल गैस इन वैक्यूम होगा, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम, तो वर्क 0 होगा, तो क्यू का वैल्यू तो 0 होना ही चाहिए, क्यू का वैल्यू जो होगा 0 होगा, लेकिन जो डेल्टा यू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो 0 नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो लूज होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ऐसे देखिए बेटा, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, होगा कि नहीं, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। अब एडियाबैटिक है, तो अगर एडियाबैटिक होगा तो एडियाबैटिक में हम क्या करते हैं बेटा, क्यू का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू जो होगा दैट्स इक्वल टू डब्ल्यू। अब वर्क क्या होगा यहाँ पे, बट वैक्यूम में हो रहा है तो वर्क 0 हो रहा है, तो डेल्टा यू का वैल्यू जो होना था, क्यू का वैल्यू तो है ही 0 बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू वैल्यू 0, और डब्ल्यू का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो वैक्यूम में हो रहा है, तो वर्क जो होगा वो 0 होगा, तो क्यू भी 0 होगा और डेल्टा यू का वैल्यू भी कितना होगा, दोनों 0 होंगे।
The bond dissociation energies of X2, Y2 and XY. X2 की bond dissociation energy, Y2 की bond dissociation energy और XY की bond dissociation energy किस ratio में दी है? 1:0.5:1. ठीक. Delta H for the formation of XY is delta H of the formation of XY वो भी दिया है. The bond dissociation energy of X2 will be. तो रिएक्शन फ्रॉम हमें ऐसे मिलेगा X2 प्लस, देखिए हम बेटा यहाँ पे Y2, ये देगा हमें XY, लेकिन हमें XY एक ही बनाना है क्योंकि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल. इसको लिखेंगे यहाँ पे 1/2, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा 1/2, 1/2 X2, 1/2 Y2 और यहाँ पे बनेगा बेटा XY. ठीक है, सुनिए बेटा बात क्या है. अब मैं क्या निकालूँ, हमें इनकी जो दी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 Y2 और X2 Y2 और X2, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो उसका रेशो क्या दिया है. मैं मान लूँगा ऐसे कि जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैं उसका रेशो ऐसे मान लूँगा. जो X2 होगा उसका मैं लिखूँगा बेटा 2x, दूसरे का लिखूंगा मैं x, तो तीसरे का लिखूंगा मैं 2x दोबारा. देखो 1:0.5:1, 0.5 को मैंने x लिख दिया तो ये तो डबल है, उसको 2x लिखेंगे, ये भी डबल है, ये भी हो गया 2x. अब हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन XY दिया है, वो है -200 किलोजूल. द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 इज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 निकालना है. तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, डेल्टा RH ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल half of BD of bond dissociation energy of bond dissociation energy बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 लिख दिया हमने ये, प्लस क्या कर लेंगे हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी लेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 ले लिया हमने यहाँ तक. और उसके बाद क्या कर लेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से जब डेल्टा RH निकालते हैं पहले लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर करते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी में. तो इसीलिए मैंने पहले रिएक्टेंट्स यहाँ पे ले लिया X2 और Y2, उसके बाद माइनस कर लेंगे प्रोडक्ट क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X एंड Y, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे. तो डेल्टा RH आपको वहीं से दिया -200 किलो जूल्स दिया हुआ वहाँ से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -200, इट्स इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 1/2. व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 जो अपनी वो आपने 2x रखी है, मैं यहाँ पे 2x रखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा 1/2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2. बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 कितना है, वो है x के बराबर, यहाँ पे x लिखेंगे. बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 इज x, वो लिख दिया x, इट इज इक्वल टू माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY, बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY जो होगी वो किसके बराबर होगी, दैट्स इक्वल टू 2x. तो यहाँ से अगर आप x को सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 400 आएगा x का वैल्यू. जब आप x को सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू इज 400. आपको x का वैल्यू आ गया 400, लेकिन निकालना क्या हमें, जरा देखिए क्या निकालना, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2. तो अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है ऑफ X2, ये रिएक्टेंट X2 है, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 2x. अगर 2x होगा वो होगा 2 × 400 विच इज इक्वल टू 800. तो इसका आंसर आएगा बेटा 800 किलो जूल पर मोल. तो ये आएगा बेटा इसका आंसर 800, थर्ड पार्ट इज आंसर. देखिए 95 क्या लिखा है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर एडियाबैटिकली. एक आइडियल गैस एक्सपेंड हो रहा है 2 लीटर से 10 लीटर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम 8 लीटर हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 atm. तो जो वर्क होगा, सीधी सी बात है, वर्क निकालना होगा. देन फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दोबारा वही सवाल है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना बेटा. ये दोबारा बताइए क्यू का वैल्यू कितना होगा, एडियाबैटिक है तो 0 होगा, तो सीधे वर्क आंसर आएगा. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू जो होगा दैट्स इक्वल टू डब्ल्यू. तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, -p एक्सटर्नल dv, इसी के बराबर आएगा. तो -p एक्सटर्नल कितना है, -10 atm, और dv कितना है, dv है 8, तो 8 लीटर वो कितना आएगा बेटा, -80 atm लीटर, 80 atm लीटर. आंसर किसमें दिया है, atm लीटर में दिया, पहला ही ऑप्शन लिखा है -80 लीटर atm या atm लीटर. Which of the following always increase for a spontaneous process? Spontaneous process में किसकी वैल्यू ऑलवेज बढ़ती है, डेल्टा एच सिस्टम. जरूरी नहीं है, कभी एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, तो ये बात जरूरी नहीं है. डेल्टा एच सिस्टम कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती. डेल्टा एच यूनिवर्स, हाँ, जब भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है वो ऑलवेज बढ़ जाती है. एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में जिसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, उसकी जो एंट्रोपी होती है ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है उस प्रोसेस में वो ऑलवेज बढ़ जाती है. और डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव ही होता है तो ये बढ़ेगा कहाँ, ये कम ही होगा स्पॉन्टेनियस में. तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ए एक्सपेंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर. आपने एक आइडियल गैस लिया हुआ आपने ए, वो एक्सपेंड हो रहा है 2 लीटर से 4 लीटर, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. 3 मोल ऑफ another ideal gas B expands from 2 liter to x liter and does the same amount of work. तो वर्क दोनों का बराबर है, आइडियल गैस है, रिवर्सिबल है. as done by the gas A, the value of x is, आपको x का वैल्यू निकालना. ये तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपके पास गैस A और गैस B है,
दोनों का वर्क जो है वो बराबर है, तो इसका जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, -2.303। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एनआरटी, एनआरटी लिखा है 1 मोल, तो हम लिखेंगे इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा, आरटी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर टू 4 लीटर, वो आएगा 4/2। इसका जो वर्क होगा इस बी गैस के बराबर होगा, बी गैस का वर्क कितना है, -2.303। इसके एन का वैल्यू कितना लिखा है बेटा, शायद 3 मोल, 3 मोल इंटू क्या लिखेंगे बेटा, आरटी। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ कितना, 2 लीटर से x, तो ऊपर आएगा x डिवाइड बाय आ जाएगा 2। इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, माइनस कटेगा, 2.303 कटेगा, आरटी कटेगा, आरटी कटेगा। बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बच गया, log 4/2 दैट्स log 2, तो यहाँ पे बचेगा log 2 इट्स इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू लॉग ऑफ x/2, बचेगा क्या नहीं, log ऑफ x/2। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो log ऑफ 2 होगा दैट्स इक्वल टू log ऑफ 2। जरा ये देखिए, अगर मैं इस 2 को उठा के यहाँ पे पावर में रख दूंगा तो क्या बनेगा, log ऑफ x/2 टू द पावर 3, x/2 टू द पावर 3 होना चाहिए कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस सब का वैल्यू जो होना चाहिए वो log 2 के बराबर होना चाहिए। अब log 2 के बराबर कैसे आएगा, log ऑफ, जरा यहाँ देखिए x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 3 कितना हो गया 8, तभी ये किसके बराबर आएगा, log 2। देखो मैंने x को अलग से पावर रख दिया, 2 को अलग से पावर रख दिया, 3 वो बनेगा 8। अब इस सब का वैल्यू जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अब 2 कब आएगा इसका वैल्यू, जब x रेज पावर 3, देन तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए बेटा, x रेज पावर 3 शुड बी इक्वल टू 16। x रेज पावर 3 अगर 16 होगा, मतलब इस x रेज पावर 3 का वैल्यू 16 है, टोटल में इसका पावर लेके इसका वैल्यू 16 है, 16/8 बनेगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा ना 2, तो log 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब x होना चाहिए बराबर 16 टू द पावर 1/3, होगा कि नहीं। अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या है, कोई 16 पावर 1/3 नहीं है, 16 पावर 1/3, हम इसको ऐसे कर लेंगे, 16 कितना हो गया, 2 रेज पावर 4, 4 रेज पावर 2 कर सकते हैं बेटा, 4 क्योंकि वहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं दिया, 4 दिया है, तो हम लिखेंगे 4 रेज पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर में क्या रहेगा, 2/3। तो बता x किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 4 रेज पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1/3 है, ये वाला 1/3 है, यहाँ पे है 1/3, तो जो x का वैल्यू आएगा दैट्स इक्वल टू 4 रेज पावर 2/3, 4 रेज पावर 2/3 इज द आंसर। वही ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन दिया, x is equal to 4 raised power 2/3. For a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally, इसका pressure change हो रहा है isothermally, कहाँ से, P initial से P final, the entropy change is given by, isothermally आपको equation भी याद होगा, equation याद रखेंगे आप, delta S is equal to NCV ln of T2/T1 plus NR ln of V2/V1। अब जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मीन्स ये वाला पार्ट तो जीरो होगा। अब यहाँ पे आएगा लॉन ऑफ V2/V1, लेकिन V2/V1 है ही नहीं, तो यहाँ पे आना चाहे NR ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो हम लिखेंगे P इनिशियल डिवाइड बाई P फाइनल। अब आप देखिए ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है NR ln ऑफ P इनिशियल बाई P फाइनल, NRT लिखा है नहीं चलेगा, NR ln ऑफ P फाइनल बाई इनिशियल बाई फाइनल, डेल्टा S इज इक्वल टू RT, यहाँ पे देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर पी इनिशियल बाई पी फाइनल, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर, फोर्थ पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। बेटा दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, दैट्स इक्वल टू एन सी एन आर, हाँ ठीक है बेटा, ये ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका वैल्यू दिया हुआ है -20.2 किलो कैलोरी पर मोल, एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आर, ये वाला वैल्यू भी दिया है और ये वाला वैल्यू भी दिया है रेस्पेक्टिवली। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज दिस, देन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया बेटा किसका, इथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, उसका कितना वैल्यू है 20.2 किलो कैलोरी पर मोल, एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया। जरा इसको हम फॉर्मेशन कर लेते हैं इथेन का। इथेन का फॉर्मूला अगर होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C2H6 बनेगा, उसका फॉर्मूला C2H6। C2H6 को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, C2H6 को बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3H2 चाहिए, और हमें चाहिए 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो निकलेगा वो कितना है -20.2, -22.20.2, सब कुछ कैलोरी में दिया है तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे, 20.2। अब हमें इस रिएक्शन का अगर मुझे डेल्टा आर एच निकालना होगा, अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच निकालूंगा, डेल्टा आर एच,
डेल्टा आर एच कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट्स को हम पहले लेंगे, अब हमें क्या क्या लेना है वो देखेंगे। डेल्टा आर एच, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें दी है, enthalpy of atomization of this atomization of carbon hydrogen or this a bond enthalpy of CH bond। अच्छा, इसमें जो bond enthalpy of CH है वो दिया, और इसमें CC का निकालना है, तो हम इसी का पहले enthalpy of formation निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर एच इज इक्वल, हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखूंगा मैं डेल्टा एफ एच ऑफ C2H6, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये तो हो गया प्रोडक्ट। माइनस क्या करेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या बेटा, 2 कार्बन है, तो आई विल राइट ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, कार्बन, उसके बाद प्लस करूंगा क्या, 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। बताओ किस किस का वैल्यू दिया हुआ है, किस किस का वैल्यू दिया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है कितना, 20.2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 निकाल देंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना, 179.2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी दिया है 52.1, तो ये आएगा 3 इंटू 52.1, 3 इंटू 52.1, और डेल्टा आर कितना दिया, -20.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे डेल्टा एफ एच का, फिर जब आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ एच ये निकालोगे बेटा C2H6 का, C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो इसके बॉन्ड एंथैल्पीज होंगे, जरा बताओ C2H6 में कितने बॉन्ड्स, उसमें कार्बन के 2 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स होंगे, 6 बॉन्ड्स। अगर ये 6 बॉन्ड्स होंगे तो डेल्टा एफ एच जो होगा C2H6 का वो कैसे निकालेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड प्लस क्या कर लेंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा बॉन्ड, 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि CH बॉन्ड इसमें 6 है। आपको इसका वैल्यू पता होगा, आपको इसका वैल्यू पता होगा, आप निकाल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस वैल्यू को जो पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा इसमें 96 किलो कैलोरी पर मोल। चलिए देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रिजिड कंटेनर कंटेन्स 1 kg नाइट्रोजन, एक रिजिड कंटेनर उसमें है 1 kg नाइट्रोजन एट 400 केल्विन, ठीक। रिजिड कंटेनर का मतलब ये हुआ कि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इफ फाइनल टेम्परेचर इज 800 केल्विन, अगर इसका फाइनल टेम्परेचर 800 केल्विन होगा तो T1 होगा 400, T2 होगा 800, देन फाइनल चेंज इन एंट्रोपी, जो फाइनल चेंज इन एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी। चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, NCP ln of T2 by T1, ln of T2 by T1, फिर हम क्या लिखते हैं प्लस NR, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम लिखेंगे ln of यहाँ पे लिखेंगे P फाइनल डिवाइड बाई P इनिशियल, या P2 by P1 लिखूंगा मैं यहाँ, P2 डिवाइड बाई P1, P1 डिवाइड बाई P, NR ln of यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा बेटा P1 डिवाइड बाई P2, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप जो होगा इन्वर्स होगा, यहाँ पे V2 बाई V1 होता बट इट वुड बी P1 बाई P2। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अब टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि कंटेनर रिजिड है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको याद होना चाहिए T2 बाई T1 जो होता है दैट्स इक्वल टू P1 बाई P2, अगर आपको याद होगा इट्स एमेंटॉन्स लॉ, तो ये दो आपस में बराबर होंगे, तो जो T2 बाई T1 का वैल्यू होगा उसका इन्वर्स निकलेगा P1 बाई P2 का, तो डेल्टा एस का वैल्यू जो आएगा डेल्टा एस वुड बी इक्वल टू, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 1 kg ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 kg ऑफ नाइट्रोजन होता है 1000 डिवाइड बाई 28, 1000 डिवाइड बाई 28 हो गए मोल्स। उसके बाद क्या लिखेंगे CP वैल्यू, CP वैल्यू कितना है 29.099, 29 लिख दो इनटू, उसके बाद लिखेंगे ln के बाद लॉग लिखेंगे 2.303, उसके बाद लिख देंगे लॉग ऑफ T2 का वैल्यू कितना है 800 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, डिवाइड बाई 400, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पहला पार्ट था दिस पार्ट, अब प्लस क्या करना है उसमें, प्लस क्या कर लेंगे NR, n दोबारा आएगा 1000 बाई 28, 1000 बाई 28 दोबारा आएगा, क्योंकि मोलर मास नाइट्रोजन का 28 है, R का वैल्यू आएगा 8.314, उसके बाद क्या आएगा इंटू 2.303, और उसके बाद आएगा लास्ट में लॉग ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा 400 डिवाइड बाई 800, 400 डिवाइड बाई 800, उसका रिवर्स आएगा। जब आप इस सब को बेटा सॉल्व करेंगे, इस सब को सॉल्व करके आंसर आएगा बेटा 512.86, ये आंसर निकलेगा आपको, बिल्कुल मेथड मैंने समझाया क्या करना है, जब आंसर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर इसका आएगा। तो चलो बेटा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, दिस वाज अबाउट द डिस्कशन पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, थैंक यू सो मच।